साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज ये वीडियो मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए पत्र जो कि कल के डेट में 18/6/2021 कल की डेट में ये पत्र को निर्गत किया गया और कल शाम से ही लगभग तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में ये लेटर जो है वो वायरल है और कई लोगों के मन में इसको लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे इस लेटर में क्या कुछ है और इसका इम्पैक्ट क्या है और आपके एसटीईटी 2019 पे जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता दिख रहा है। विभाग के द्वारा जारी किया गया कोई भी पत्र जो होता है वो काफ़ी अहम होता है और विभाग, मैंने पहले भी आपको कहा है, पहले से ही कई प्रकार की तैयारियां होती हैं और उसी से रिलेटेड कोई ना कोई सिनेरियो आगे चलता रहता है। इस पत्र में जो कुछ भी है उसको पढ़ने, उसको बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में कई कन्फ्यूजन हो जाते हैं जिसका निराकरण कर पाना पर्सनली संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, कल मैंने देखा एक और चीज़ कि कई लोगों के माध्यम से जो है कई प्रकार की जो है वो भ्रांतियाँ आप लोगों के मन में भी है। मैंने लगातार अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो या कमेंट के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, मैंने यही कोशिश किया है कि एसटीईटी 2019 की ज्वाइनिंग हेतु सभी लोग निरंतर प्रयास करें, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। निगेटिव एलिमेंट्स और निगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर रखें और सकारात्मकता बेहद ज़रूरी है। आप लोग भी अगर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से भी तो जा कर के लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम में सर्च कर वहाँ जुड़ेंगे और अपनी बातों को रखना चाहेंगे और अपनी बातों को रखना सीखेंगे क्योंकि आपकी राय, आपके सुझाव बेहद नितांत आवश्यक है। सीधे चलते हैं इस लेटर की ओर। देखिए, इस लेटर में जो कुछ भी दिया हुआ है इसमें मुख्य रूप से 2-3 चर्चाएं की गई हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। एक तो नियमावली 2020 की चर्चाएं हैं जो कि आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया, और दूसरी बातें हैं कि जो शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है तो कई लोगों को जो है वो शब्दों का जो भावार्थ होता है वो भावार्थ कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है या समझ में नहीं आता है, और ये जेन्युइन चीज़ें हैं। लगभग सभी लोगों को जो है सभी प्रकार की बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, समझ में नहीं आना ये थोड़ा उचित नहीं होगा बोलना। लेकिन जब आप इस लेटर को पढ़ेंगे, देखिए हालांकि ये काफ़ी बड़ा लेटर है, मैं इसके मुख्य बिंदुओं को पढ़ देता हूं और मैं सारांश बताने का कोशिश करता हूं। आप लोगों को पता है 2 नियमावली बनी है, एक आपको 2006 जो कि अभी तक की बहालियों में चलते आ रही है और एक 2020 को जो कि 20 अगस्त 2020 को जो है ये नियमावली बनकर आप लोगों के सामने पहुंची थी। अब बातें होती हैं कि बहाली तो नियमावली के तहत होती है। 2 मुख्य कन्फ्यूजन यहाँ पर है। सबसे पहला कन्फ्यूजन कि एसटीईटी 2019 की बहाली कैसे होगी और क्या एसटीईटी 2019 की बहाली फंस जाएगी। इन दोनों को माध्यम बना करके हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला बात कि एसटीईटी 2019 की बहाली कैसे होगी का मतलब होता है कि क्या बहाली एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी या बहाली आपको एकेडमिक मार्क्स यानी कि नियमावली के अकॉर्डिंग होगी। 2 बिंदु मैं बताता हूं इसको स्पष्ट करने के लिए, लगभग कई बार मैंने बताया है। आप अगर नोटिफिकेशन को देखेंगे, आप अगर अखबारों के माध्यम से प्रकाशित किए गए खबरों को देखेंगे, आप अगर अधिकारियों के बयान को देखेंगे और आप अगर मेरी राय जानना चाहेंगे तो मैं एसटीईटी मार्क्स के हमेशा से पक्ष में रहा हूं। लेकिन एकेडमिक मार्क्स जो होता है वो नियमावली पे जो है वो पूरी तरीके से फोकस करता है और बहाली नियमावली से अगर होती है तो एकेडमिक मार्क्स वहाँ पर मैटर करता है। कई लोगों का कन्फ्यूजन कल से यही है, लेकिन मैं अभी भी जो है एसटीईटी मार्क्स के साथ हूँ और इस विषय पे काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो इस विषय पे चर्चाएं नहीं होंगी, आप लोग पीछे की वीडियो में देख लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो जो बात होता है कि इस लेटर में जो है क्या कुछ महत्वपूर्ण है, तो देखिए इस लेटर में आपको सबसे पहले जो बातें लिखी गई थी कि पंचायती राज अधिनियम जो 2006 है, उन पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है कई प्रकार की बातें पिछले दिनों भी निकली थी। 9 जून के जो अध्यादेश या अधिसूचना जारी किया गया था उसमें भी इन बातों को लेकर के चर्चाएं की गई थी। नियोजन इकाई को भंग करने की बातें आपको पहले भी बताई गई थी। जो मुखिया वाला प्रोसेस होता था वो सारी चीज़ें जो है वो हट गई थी और इसके तहत जो धारा 73 है उसमें 146 धारा 73 सहित पठित धारा 146 के अधीन जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया था, अब इसमें मुख्य रूप से बातें हैं कि
जिला परिषद के नियंत्रणाधीन, यानी कि अब जिला परिषद के नियंत्रण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्राधिकार अनुशासनिक प्राधिकार उक्त नियमावली के नियम 10 के तहत समिति गठित की गई थी, जिसमें कि अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। सदस्यों की सूची यहाँ पर दी हुई है, आप इसे देख लेंगे। यह कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। मुख्य जो बातें मुझे बतानी है वो यह बतानी है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का जो संशोधन था वो कई मायने में जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, और इसमें जो है आपको जो 2020 वाला चर्चा इसलिए किया गया था, इसमें इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि इसमें दो मुख्य बातें हैं कि पंचायती राज अधिनियम जो 2006 है उसके अधीन बिहार जिला परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब जो भी नियुक्ति होगी, प्रोन्नति होगी, स्थानांतरण होगा, अनुशासनिक कार्रवाई होगी या जो कुछ भी उसमें प्रोसेस होगा वो अब 2006 के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से पहले होता था, जिसमें नियोजन इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, वो अब कहीं ना कहीं जो है वो अब जिला परिषद के हाथों में चला गया है। और जिला आज के अखबारों में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो निर्णय है मुख्य रूप से कि अब क्या है कि पंचायती राज विभाग की ओर से जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का जो गठन किया गया था, ग्राम कचहरियों के लिए गठित जो परामर्शित समिति थी वो छठे चरण में भी अब प्रभावी रहेगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे अखबारों ने भी इसे अच्छे से प्रमुखता से इस बात को विश्लेषित किया है। और शिक्षा विभाग जो है वो पंचायती राज विभाग को अधिसूचना के आलोक में यह अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के आलोक में यह अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। अब गौरतलब है कि जो न्यायालय के निर्देश हैं और उसमें राज्य में जो है पहली से लेकर के अब 12वीं कक्षा के जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी, जैसे कि छठे चरण में रुके शिक्षकों की जो प्रक्रिया अभी चल रही है और इसके तहत दिव्यांगों का भी जो है आवेदन 25 जून तक अभी मांगा गया है। और इसके तहत जो है विभाग को आगे की कार्रवाई करते हुए नियुक्ति पत्र तक का वितरण करना है और बहाली की प्रोसेस को पूरा करना है। अब चूंकि जिला परिषद के अध्यक्ष जिला परिषद के नियंत्रणाधीन, फिर से यहाँ पर ध्यान देखिए, यही बातें जो हैं आपको लेटर में भी प्रकाशित की गई थी, लेटर में भी जो है आपको छापी गई थी और वही चीज़ें जो है अखबार में भी जिला परिषद के नियंत्रणाधीन। मैं इस वर्ड पे इसलिए आपको जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसे मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सारी जो है वो बातें चल रही हैं। जिला परिषद के नियंत्रणाधीन अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी के जो है अध्यक्ष होते हैं। कौन? तो जिला परिषद के अध्यक्ष। और पहले जो नियोजन इकाई वाला मामला था वो आप लोगों को पता ही है कि उसे ख़त्म कर दिया गया था। और जिला परिषद के भंग होने की स्थिति में, यहाँ पर ध्यान दें, जिला परिषद के भंग होने की स्थिति में इसके अध्यक्ष को परामर्शी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जो समिति है जिसमें डीडीसी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं। तो यही व्यवस्था जो है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो नियुक्ति है उसमें नियोजन है उसमें भी प्रभावी होगा। इसमें यहाँ भी लिखा गया है, अखबारों में भी ये चीज़ को क्लियर की गई है। तो कोई ऐसी आपको इसमें कहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातें दिख रही हैं? हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लोगों ने काफ़ी कुछ जो है अपनी असहमति और अपनी जो है भ्रांतियां दर्शाई थी कि गौरतलब है कि छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की कार्रवाई जो है, ध्यान से अगर वर्ड को शब्दों को आप पढ़ेंगे कि छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की कार्रवाई तत्कालीन प्रवृत्त बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली जो 2006 है उसके प्रावधानों के आलोक में संपादित की जा रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो भी नियमावली 2006 जो है उसके प्रावधान जो हैं उसी के आलोक में इन लोगों की जो बहाली की आपको सारी प्रक्रिया है वो संपादित की जा रही हैं। अब बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा जो नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 24 में यह प्रावधानित है कि तत्कालीन, ये तत्कालीन पे आप जोर दें, आप लोग तत्कालीन का मतलब समझ सकते हैं, प्रवृत्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी, माने वे सभी इस नियमावली के अधीन किए गए हों। कार्य हो रहा है आपको 2006 के अकॉर्डिंग ही, लेकिन यह 24 में प्रावधानित है, नियम 24 जो 2020 की नियमावली में है उसमें यह प्रावधानित है कि तत्कालीन कोई भी नियमावली के अधीन किया गया कोई भी कार्य हो
या कोई भी कार्यवाही हो वो इसी नियमावली के अधीन किया गया कार्य या कार्रवाई मानी जाएगी, माने कि सभी इसी नियमावली के अधीन किए गए हैं, यानी कि 2020 की नियमावली की यहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं। और यही कॉन्ट्राडिक्शन का सबसे प्रमुख कारण आप लोगों के सामने हो गया, क्योंकि शब्दों को थोड़ा सा भावार्थ में जो है वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो गया। कई लोगों का मेल और मैसेज भी कल से आया है। अब उक्त व्यवस्था छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के संदर्भ में भी प्रभावी माना जाएगा। और यही प्रभावी वर्ड जो हो गया उक्त व्यवस्था। और यहाँ पर लोगों को लगा कि शायद अब 7वें चरण की भी बहाली जो है वो अब यहाँ पर जो है प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों मेरा यह मानना है या मेरा यह आप लोगों से पूछना है कि इसमें 7वें चरण या STT 2019 की चर्चाएं कहाँ पर की गई हैं, जिसके कारण आप लोग परेशान हैं। देखिए विभाग, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार की मंशा जो है वो कभी भी स्पष्ट नहीं होती है, और सरकारी तंत्र और शिक्षा विभाग खास करके बिहार के, उन पर यकीन कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट हैं, जिन चीज़ों में किसी प्रकार की जो है वो मतभेद नहीं होनी चाहिए, उनमें जो है अगर भ्रांतियां हैं तो उस भ्रांति को दूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, विभाग अगर गंभीर नहीं है तो गंभीरता हमें दिखानी होगी, विभाग की तत्परता से ज़्यादा तत्पर हमें रहना होगा। लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट है उनमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, यही एक प्रयास हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। तो इसमें 7वें चरण दोस्तों और 2019 की बातें कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। और अंतिम में जो प्रभावी माना जाएगा, इसकी चर्चाएं आपने देखा, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि अखबारों के माध्यम से भी आज की गई हैं। और इसी निर्णय पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का जो अनुमोदन है वो प्राप्त हुआ है। अब आप अखबारों की ओर आ जाइए। अखबारों में भी जो ये बातें लिखी गई हैं, नीचे देखिए कि यही व्यवस्था जो है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में भी प्रभावी होगा। कौन सा व्यवस्था दोस्तों? यही त्रिस्तरीय और चतुस्तरीय जो व्यवस्था, 4 सदस्यीय समिति का जो व्यवस्था बनाया गया था, जिसमें DDC जो है वो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं। तो यही व्यवस्था की बातें वहाँ पर की जा रही हैं। और नियमावली 2006 और 2020 का जो कॉन्ट्रडिक्शन था, मैंने प्रयास किया कि उसको कुछ हद तक दूर करें। अब चूंकि छठे चरण में जो शिक्षकों का नियोजन है वो प्रभावी होगा, या नियोजन में प्रभावी होगा यह फैसला, ये छठे चरण की बातें की जा रही है। यहाँ 7वें चरण की या STT 19 की कोई बातें नहीं है, कहीं से कोई बातें नहीं है। मैंने बड़ा गंभीरता से इस लेटर को 2-3 बार पढ़ा है। अब पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ऑलरेडी जो STT 2019 क्वालिफाई हैं वो वेल एजुकेटेड लोग हैं। आप लोग भी इस लेटर को 2 बार 3 बार गंभीरता से अगर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि STT 2019 का कैंडिडेट मैं भी हूं, और ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आपको हमको परेशान कर सके। पहले से 12वीं के शिक्षकों के नियोजन की जो प्रक्रिया है उसके चलने की बातें यहाँ पर की गई हैं। 25 जून तक के दिव्यांग अभ्यर्थी जो है वो आवेदन करेंगे, इसकी भी बातें यहाँ पर की गई हैं। और शिक्षा मंत्री ने किया अनुमोदन। इसमें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुमोदन के बाद शुक्रवार को जो है विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी, जो कि लेटर मैंने आपको दिखाया। और इस प्रकार से जिला परिषद के भंग होने से शिक्षक नियोजन में जो रुकावट आती है वो परामर्शी समिति को मान्यता मिलने से अब इसकी संभावना समाप्त हो गई है। साथ ही इसके स्थानांतरण, अंतर नियोजन आदि के कार्य में भी कोई परेशानी जो है अब शिक्षकों को नहीं होगी, क्योंकि नियोजन प्राधिकार की ओर से NOC लेने के बाद ही शिक्षक अब NOC तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब जो है क्या है कि जब कभी जिला परिषद भंग भी हो जाती है तो नियोजन में रुकावट आ जाती थी, 5 साल में भंग हो जाए या कभी भी उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद कई प्रकार की जो परेशानियां होती थी उसके माध्यम उस परेशानी को दूर करने हेतु परामर्शी समिति को अब मान्यता दे दी गई है, जिसकी चर्चाएँ आप यहाँ पर देख रहे होंगे की भी गई थी। कि जिला परिषद के अध्यक्ष जिला परिषद के नियंत्रणाधीन जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, और जिला परिषद के भंग होने की स्थिति में इसके अध्यक्ष को परामर्शी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि बहाली की प्रक्रिया में रुकावट नियोजन की प्रक्रिया में न आए, इस हेतु सरकार के माध्यम से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो इसमें अभ्यर्थियों के पक्ष में बातें ही हैं, कोई विपक्ष में कोई बातें नहीं है। अब अलग बात है कि सरकार की मंशा अगर अंदरूनी तौर से नीति और नीयत साफ न हो तो वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन धरातल पर अभी ऐसी कोई बातें नहीं है
जिससे सरकार जो है वो गंभीर नहीं लगती है। STT 2019 वाले छात्रों के लिए एक और बात मैं बता दूं कि जिस प्रकार से छठे चरण की जो बातें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से बार बार कही गई है कि छठे के बाद सातवें की बहाली होगी। दोस्तों, छठे की बहाली होने तक ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे सातवें की बहाली तक, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अपनी बातों को वहाँ पहुँचाना नहीं छोड़ना है। छठे की बहाली होने तक हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे, लेकिन तब तक हमारी सारी प्रक्रियाएं जो शेष हैं, जैसे कि रिज़ल्ट हो गया 22 तक आने की बातें, या आपको सर्टिफिकेट की बातें हैं, रिज़ल्ट कार्ड की बातें, वो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होनी चाहिए, ताकि मंत्री महोदय के कथनानुसार जो है उनके वक्तव्यों के अक्षरशः पालन करते हुए तुरंत जो बहाली की प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जा सके। तो अगला टारगेट हमारा होना चाहिए रिज़ल्ट कार्ड का। जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट कार्ड हमारे हाथों में आ जाएगा, तो हमारा और आपका एक अस्तित्व रहेगा कि हम क्या हैं, कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो ये एक मुख्य टारगेट, उसके साथ ही साथ ज्वाइनिंग का टारगेट। तो ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अपनी ज्वाइनिंग को जितनी अधिक जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाने का प्रयास एकजुट होकर सब मिल करके करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं किसी की ज्वाइनिंग करवा सकूं। आप लोगों के सहयोग से ही कोई काम आगे बढ़ सकता है। तो थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हुआ होगा, लेकिन मैंने कोशिश किया सारे जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको दूर करने का। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, नए कन्फ्यूजन के साथ। आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप टेलीग्राम के साथ जुड़े या कमेंट बॉक्स में जो है अपनी बातों को ज़रूर रखें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।